दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड वारफेयर के बारे में। क्या होता है हाइब्रिड वारफेयर, कैसे होती है इससे दुश्मन देशों में तबाही और कैसे इसके कारण देश में सिविल वार यानी गृह युद्ध तक भी हो सकता है। सब कुछ जानेंगे इसके बारे में, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। जमाना सोशल मीडिया का है, एडवांस टेक्नोलॉजीज का है, हाई एंड टेलीकम्युनिकेशंस का है। इंफॉर्मेशन एज में लड़ाइयाँ युद्ध के मैदान के अलावा इंटरनेट पर, स्टॉक एक्सचेंज में, बायो लैब्स में लड़ी जाती हैं। इस लड़ाई में कोई प्रत्यक्ष हथियार नहीं होता, नैरेटिव्स होते हैं, पोस्ट्स होते हैं, ट्वीट्स होते हैं, डेटा हैकिंग होता है, फिशिंग होती है और भी कई तरीके होते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होता है हाइब्रिड वारफेयर। हाइब्रिड वारफेयर को हम 5th जनरेशन वार कह सकते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ये एक नॉन कन्वेंशनल वार है जिसमें परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता, बम बारूद मिसाइल नहीं चलाए जाते, कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर अपने दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना, उन्हें कन्फ्यूज करना और उन्हें अंदर से तोड़ देना, बस यही इस वारफेयर का एकमात्र उद्देश्य होता है। और जब कोई देश आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से तोड़ा जा चुका हो तब उसे जीत पाना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि तब आपके दुश्मन के खेमे के लोग ही आपकी मदद करते हैं। हाइब्रिड वारफेयर का सबसे बड़ा हथियार है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देकर सामने वाले को भ्रमित करना और दुश्मन के कैंप में फूट डालना। इसे आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके दुश्मन देश में किसी तरह का विद्रोह चल रहा है, प्रोटेस्टर्स सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरे हुए हैं। अब आप उन प्रोटेस्टर्स को सोशल मीडिया या किसी और माध्यम से गलत इंफॉर्मेशन देकर उन्हें और भड़का सकते हैं। इससे प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा और हो सकता है ये स्थिति सिविल वार तक पहुंच जाए। इसका फायदा ये हुआ कि आपके दुश्मन देश में सिविल वार की शुरुआत हो गई और किसी को पता भी नहीं चला कि इसके पीछे आप जिम्मेदार हैं। मतलब देश के आम लोगों को सरकार और सेना के खिलाफ भड़काकर देश में गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया, साइबर अटैक, फेक न्यूज, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और बाकी तरीके से दुश्मन देशों में अशांति फैलाना, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना, दंगे भड़काना जैसे तमाम तरीके हाइब्रिड वारफेयर का हिस्सा माने जाते हैं। हाइब्रिड वारफेयर हथियारों से लड़े जाने वाली जंग से कम खतरनाक नहीं होता, क्योंकि ऐसे मामलों में सब कुछ अस्पष्ट होता है। जो देश इस हमले से जूझते हैं उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि इनके पीछे कौन है। इसका मकसद सिर्फ देश की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि इससे देश के चुनाव तक प्रभावित करके वहां की सरकार को भी बदला जा सकता है। आपको याद होगा कि 2016 के बाद रसिया ने अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में लगातार दखल दिया था। हिलेरी क्लिंटन को अमेरिकी राष्ट्रपति पद तक पहुंचने से रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में अभियान चलाया गया था। हालांकि रसिया हमेशा इससे इनकार करता आया है। तो आइए अब देखते हैं वे कौन कौन से देश हैं जिन पर हाइब्रिड वारफेयर के आरोप लग चुके हैं। रसिया के ऊपर यूक्रेन, क्रीमिया, जॉर्जिया और अमेरिका समेत कई देशों के खिलाफ हाइब्रिड वारफेयर का इस्तेमाल करने का आरोप है। रसिया ने इन देशों में साइबर अटैक और राजनीतिक परिस्थितियों का इस्तेमाल कर हाइब्रिड वारफेयर को अंजाम दिया था। सितंबर 2020 में न्यूज आई थी कि चाइनीज कंपनी भारत के कई वीवीआईपी लोगों पर डिजिटल निगरानी रख रही है। भारत के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से लेकर कई बड़े अफसरों के नाम शामिल थे जिनका डिजिटल डेटा चाइना द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा था। इस खुलासे के कुछ महीने पहले से भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। चाइना इस डेटा को एनालाइज कर उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता था। ये बात पता चलने के बाद भारत ने कई चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच हुए युद्ध को हाइब्रिड वारफेयर का एक एग्जाम्पल माना जा सकता है। हिजबुल्लाह लड़ाकों को ईरान हर तरह की सहायता देकर इजराइल के खिलाफ युद्ध करने में इस्तेमाल करता है, लेकिन दुनिया के सामने हिजबुल्लाह से अपने संबंधों को कभी स्वीकार नहीं करता। यानी हिजबुल्लाह ईरान की ही एक प्रॉक्सी आर्मी की तरह काम करता है। तो क्या सिर्फ साइबर अटैक को ही हाइब्रिड वारफेयर कहना सही होगा? तो इसका जवाब है नहीं। चाइना पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि वह कर्ज या अन्य उपायों से भी स्ट्रेटजिक रूप से इम्पोर्टेंट गरीब देशों को अपना बनाता है। धीरे धीरे उन्हें इतना कर्ज दे देता है कि वह देश पूरी तरह चाइना पर डिपेंड हो जाता है। आप श्रीलंका को देख लीजिए, और हम पाकिस्तान में ऐसा होता अभी देख रहे हैं। ये भी एक तरह से हाइब्रिड वारफेयर ही है। कर्ज न चुकाने पर चाइना इन देशों की स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगहों पर कब्जा कर लेता है। पहले यह काम अमेरिका और रसिया ने भी बड़े पैमाने पर किया है। मुस्लिम देशों में अगर आज अमेरिका का विरोध है तो इसकी एक बड़ी वजह उसकी यह स्ट्रेटजी भी है। तो अब आप जान गए होंगे कि हाइब्रिड वारफेयर कितना खतरनाक है। तो जाहिर सी बात है इससे निपटने के लिए देशों ने कुछ तैयारी भी की होगी। तो आइए देख लेते हैं।
हाइब्रिड वारफेयर के बढ़ते खतरों के बीच अलग अलग देशों ने इससे निपटने की तैयारियां की हैं। यूरोपियन यूनियन ने हाइब्रिड फ्यूजन सेल बनाया है। इसका काम साइबर हमलों से निपटने के लिए देशों के बीच स्ट्रेटजी तैयार करना है। नेटो भी हाइब्रिड वारफेयर से निपटने के लिए अपने मेंबर कंट्रीज को अलग अलग सुविधाएं मुहैया कराता है। इनमें हाइब्रिड वारफेयर के तरीकों की पहचान से लेकर उन्हें रोकने की पूरी प्रक्रिया शामिल है। चाइना भले ही खुद इस तरीके का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ करता है, लेकिन चाइना ने खुद बेहद सख्त सोशल मीडिया पॉलिसी लागू कर रखी है। दुनिया भर में पॉपुलर कई सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स चाइना में बैन है, और ये तो सारी दुनिया को पता है कि चाइना मीडिया को भी पूरा कंट्रोल करके रखता है। तो आइए अब ये जानते हैं कि हाइब्रिड वारफेयर को लेकर भारत की क्या तैयारी है। भारत ने हाइब्रिड वारफेयर के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए ज़बरदस्त तैयारी की है। इसमें साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, स्पायोनेज, प्रोपेगेंडा और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शामिल है। भारत ने साइबर सिक्योरिटी में मजबूती के लिए कई कदम उठाए हैं और साइबर डिफेंस सेंटर की स्थापना की है। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हाइब्रिड वारफेयर के खिलाफ एक्टिवली तैयार किया जा रहा है। भारत यूएसए और यूरोप के साथ मिलकर अपने रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग करके हाइब्रिड वारफेयर की चुनौतियों का सामना कर रहा है। वैसे आप और हम भी इस हाइब्रिड वारफेयर से खुद को बचा सकते हैं। जैसे किसी सेंसेशनल खबर पर एकदम से प्रतिक्रिया देने से बचें। कुछ घंटे हम नहीं लिखेंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा। किसी भी घटना पर रिएक्ट करने से पहले पूरा पर्सपेक्टिव देखना जरूरी होता है, और इस तरह से हम किसी कंट्रोवर्सी में एकदम से शामिल ना होकर अपने देश की ही मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।